नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी के इस पावन धरा पे। और इस पावन धरा से हमें फिर से क्लास लेने का ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि अब मैं पढ़ाने वाला हूँ एसएसटी वाले बच्चों को पैडा। कई लोग कहते हैं गौजी और मैं कहता हूँ गौगी। ठीक है, अब काकर सही है काकर गलत है तुरंत नहीं जानो संगवारी हो। सब जन कथे पैडा गौगी और मैं कहता हूँ पैडा गौजी। ठीक है, तो बिल्कुल आप सब मन के स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। एक पहली परीक्षित सर के क्लास हो रही से, जो कि साइंस के क्लास रही से, और अब पूरा तरीके से समर्पित है एक क्लास है एसएसटी वाला लइका मल्ला। ठीक है, एक बार फिर तुम मतलब बता देता हूँ कि सीजी टेट के जो सिलेबस है लइका हो तेमें साइंस वाला मतलब केवल साइंस पढ़ना है, और एसएसटी जेकर अंतर्गत आर्ट्स और कॉमर्स ला काउंट करते, सोशल साइंस स्टडीज का थे स्टैटिस्टिक मतलब ओ में केवल एसएसटी के पोर्शन जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, आपके एसएसटी के पेडोलॉजी, ये सब पढ़ना रहता है। ठीक है, तो एक बार स्वागत है सभी बच्चों का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। राधे राधे, हर हर महादेव। और इसी बीच हम आपको बताना चाहते हैं कि 3 अगस्त 2025 को आपका एग्जाम हुआ था प्रयोगशाला परिचारक का। ठीक है, 3 अगस्त 2025 को आपका एग्जाम हुआ था परिचारक का। उसके कुछ पोस्ट बचे हुए थे जो कि उच्च शिक्षा विभाग ले रहा था, जिसमें आपके भृत्य, स्वीपर और चौकीदार के 450 पदों के लिए व्यापम एक अलग से डेट जारी करेगा, जिसमें केवल आपको इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ना है दोस्तों। तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, कुछ कुछ और नए नए पोस्ट आए हैं, जैसे कि कृषि विभाग के अंतर्गत आपका मंडी उप निरीक्षक, इसके अलावा परिवहन आरक्षक, इसके अलावा आपका प्रयोगशाला परिचारक, इसके अलावा आपका फायरमैन। ठीक है, अच्छा, क्या आप लोगों को पता है ये मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट क्यों निकाला गया है ऑनलाइन? ये मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट क्यों निकाला गया है, क्या आप में से कोई बता सकते हैं? ताकि छत्तीसगढ़ के धान ला मुसुआ मन मत खाए। समझा तो? ठीक है, छत्तीसगढ़ के धान ला मुसुआ मन मत खाए, तेकर से ये मंडी उप निरीक्षक के पोस्ट लाए गए हैं संगवारी हो। ठीक है, मंडी उप निरीक्षक बने के बाद तुमन डंडा धर के काला भगवात दिखो मुसुआ ला। ठीक है, काबर की मुसुआ बहुत ज्यादा हो गए छत्तीसगढ़ में। मुसुआ मतलब समझ गए कि नहीं जी? ठीक है, रेट जिसे आप कहते हो चूहा। ठीक है, तो ये मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट इसीलिए लाया गया है ताकि जितने भी चूहे हैं छत्तीसगढ़ में उनका क्या किया जा सके, खात्मा किया जा सके। शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है, जब हम बचपन में छोटे थे तो एक कोई चूहा वाला पाठ हम पढ़े थे। ठीक है, या हो सकता है मैंने कहीं पर कहानी देखा होगा, तब भी मुझे याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, पर शायद हम किसी चैप्टर में चूहों के बारे में पढ़े थे कि एक गांव में पूरा चूहों का दल घुस आता है। अब उन चूहों को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, कुछ प्रयास किया जाता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये सब चलते रहता है। वीडियो बार बार रुक रहा है। यहां से तो सब क्लियर है नीलकंठ जी, बाकी बच्चे जवाब देंगे। यहां से सब क्लियर है। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो चलो दादा हो मुसवा उसवाल छोड़थन, हम आथन अपन टॉपिक में वापिस। कल हम बात कर रहे थे मूल्यांकन पर। ठीक है, कल हम किस पर बात कर रहे थे? मूल्यांकन पर बात कर रहे थे। मूल्यांकन 3 तरीके का होता है, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, थोड़ा सा यदि आप देखेंगे मूल्यांकन के बारे में, तो जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान या बाद में छात्रों की प्रगति और समझ का आकलन करते हैं। इसके अलावा औपचारिक अर्थात आपका फॉर्मल, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, शैक्षिक और सशैक्षिक मूल्यांकन तथा प्रमाणिक आपका मूल्यांकन भी इसके प्रमुख प्रकारों के उद्देश्यों के आधार हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मूल्यांकन के 3 प्रकार देखे थे। एक देखा था रचनात्मक। रचनात्मक कहने का मतलब क्या है? आपका फॉर्मेटिव इवोल्वेशन। इसके बाद हमने देखा था योगात्मक, यानी कि आपका समेटिव इवोल्वेशन। ठीक है, जो कि पर डे किया जाता है आपका फॉर्मेसिव। ठीक है, पर डे आपका किया जाता है फॉर्मेटिव इवोल्वेशन। समेटिव में आपका योगात्मक यानी कि वर्ष के अंत में किया जाता है। और निदानात्मक यानी कि जैसे ही बच्चों की समस्या के बारे में पता चला तो आपने उसका उपचार किया। ठीक है, ये सब कल हम पढ़ चुके थे। ठीक है, ये सारा चीज हम कल पढ़ चुके थे। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज मूल्यांकन के बारे में और कुछ चीज। ठीक है, जैसे कि मूल्यांकन के और कुछ तरीके हैं। ठीक है, हालांकि हम देख रहे थे, बहुत खुश लग रहे हो सर जी। ठीक है, खुशी का कारण है। ठीक है, कैसे कम बच्चे जुड़े हुए हैं जी? मात्र 41 बच्चे बस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी बच्चे कहां चले गए? कैसे कम बच्चे जुड़े हुए हैं? ठीक है, बाकी बच्चे कहां चले गए? ठीक है, अब देखो। ठीक है, ये कुछ कुछ और आपके मूल्यांकन के जैसे कि तरीके होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक हमने देखा था
फॉर्मेटिव, ये आपका जो असेसमेंट यानी कि आकलन जब आप पढ़ते हो, ठीक है, एक होता है मूल्यांकन, एक होता है आपका आकलन। असेसमेंट में जब आप असेसमेंट के अंतर्गत देखते हो तो इसमें आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। असेसमेंट के अंतर्गत देखते हो, मेजरमेंट आप मूल्यांकन का करोगे तो फॉर्मेटिव, समेटिव, सेल्फ और पीयर, ये हम देखेंगे, ठीक है। मूल्यांकन अंत में निर्णय देता है, मानक क्या है, क्या खोज है, क्या जजमेंटल है, इन सब के बारे में हमने कल देख लिया था, ठीक है। मूल्यांकन के 3 प्रकार के बारे में भी देख लिया था हमने। अब आज हम देखेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है। हो सकता है यहां से आपको प्रश्न दे दिया जाए कि मूल्यांकन की विशेषता कहां कहां है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा तो मूल्यांकन की विशेषता क्या है, ठीक है। मैंने कल कहा था कि 6 बजे कल हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं 2 मिनट लेट चल रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं 2 मिनट लेट चल रहा हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि 6 बजे के आसपास मैं क्लास लूंगा करके बोला था कर, पर थोड़ा सा टाइमिंग आपका चलता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। पर बिल्कुल हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी का क्लास था तो सब रेस्ट करने चले गए थे, कोई बात नहीं। आज हम देखने वाले हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। क्या देखने वाले हैं, मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहला कि मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत कहने का मतलब लगातार, ठीक है। सतत कहने का मतलब क्या है आपका, लगातार। सर ये कौन से सब्जेक्ट का है, सीडीपी का है क्या, राजू जी, राजू साहू जी, ये आपके एसएसटी पेडागोजी की क्लासेस चल रही है। और एसएसटी में जो आपके 10 नंबर के पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक टॉपिक आपका मूल्यांकन है। मैंने पहले ही कहा था कि मूल्यांकन आप सीडीपी में भी पढ़ते हो, इंग्लिश पेडागोजी में भी पढ़ते हो, हिंदी पेडागोजी में भी पढ़ते हो, आप एसएसटी वाले हो तो एसएसटी वाले में भी पढ़ोगे। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया हूं, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या है अगर आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है मूल्यांकन की विशेषता क्या है। तो पहला याद रखना है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। मूल्यांकन के बारे में क्या याद रखना है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मूल्यांकन के बारे में आप सभी को याद रखना है कि यह सतत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया, यानी कि लगातार चलता रहता है। दूसरा व्यापकता, तीसरा आपका संख्यात्मक एवं वर्णात्मक स्वरूप, चौथा आपका सुधारात्मक स्वरूप, पांचवा आपका वैधता, छठवां आपका विश्वसनीयता, सातवां आपका वस्तुनिष्ठ और आठवां है आपका छात्र विकास से संबंधित, ठीक है। यहां पर यदि आप देखेंगे सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा व्यापकता, व्यापकता का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है जो आपके शैक्षिक और सहशैक्षिक, ठीक है। व्यापकता का मतलब होता है जो आपके शैक्षिक, स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, ठीक है। शैक्षिक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, स्कोलेस्टिक, स्कूल के दौरान, शैक्षणिक सत्र के दौरान। इसके अलावा को स्कोलेस्टिक यानी कि सहशैक्षिक, आप हो सकता है घर में जाने के बाद, जैसे कि देखो मूल्यांकन 2 तरीके से होगा, एक शैक्षिक सत्र यानी कि स्कोलेस्टिक, स्कोलेस्टिक यानी कि स्कूल शब्द से निकला है स्कोलेस्टिक, ठीक है। तो शैक्षिक का मतलब क्या होता है, स्कोलेस्टिक, यानी कि शैक्षणिक सत्र के दौरान जब आप स्कूल में हैं तो आपकी हरकतें क्या क्या हैं, आपके नंबर कितने कितने आ रहे हैं। हो सकता है आपका पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट खेल में हो सकता है आपका पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट आपके पेंटिंग में हो सकता है पढ़ाई से ज्यादा आपका इंटरेस्ट किस में हो, डांस में हो, क्योंकि बच्चों के अलग अलग क्या होते हैं, सीखने के तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से हम इनका मूल्यांकन करते हैं। तो व्यापकता का मतलब यह होता है दोस्तों, जब आप किसी बच्चे के शैक्षिक और सहशैक्षिक मतलब एला तुमन कहां पर करूं, घर में, ठीक है। जैसे कि आप यहां से तो चले गए, चलो स्कूल में तो आप टीचर के डर में पढ़ने बैठ गए, लेकिन घर में जाने के बाद आप क्या करते हो। जैसे कि आज ही मैं गाड़ी से आ रहा था, ठीक है, तो मैं देख रहा था कि 4-5 लड़कियां साइकिल में पैदल आ रही थी, ठीक है, और हम 2 दोस्त थे। तो हम लोग सोचे कि ये लड़कियां क्यों पैदल जा रही है, इनके पास तो साइकिल है। उसके बाद कुछ दूर में गए तो 4 लड़के और जा रहे थे, उन लोग भयंकर स्पीड में घर जा रहे थे, ठीक है। तो मेरे दोस्त का यह प्रश्न था कि लड़कियां क्यों पैदल जा रही है और लड़के इतने स्पीड में क्यों जा रहे हैं, जबकि साइकिल तो दोनों के पास है। तो मैंने बताया कारण उसका, ठीक है। ये लड़के जो स्पीड में जा रहे हैं ताकि तुरंत बैग पटके और तुरंत मैच खेलने जाए,
ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, मैं जेंडर बायस नहीं हूं, लिंग रूढ़िवादिता या लैंगिक पक्षपात करूंगा, ऐसा बिल्कुल मेरा विचार नहीं है। बस एक छोटी सी घटना जो आज हुआ मैं आपको बता रहा हूं। जो लड़के भयंकर स्पीड में जा रहे हैं ना, वो क्या करेंगे कि बैग को पटकेंगे घर में और मस्त तुरंत कपड़ा चेंज करके हाथ पैर भी नहीं धोएंगे, ठीक है, तुरंत ग्राउंड पहुंच जाएंगे। दूसरा, उन लड़कियों को जाने के बाद या तो हो सकता है घर का कुछ काम करना पड़े, हो सकता है झाड़ू पोछा करना पड़े, हो सकता है आपका बर्तन साफ करना पड़े। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि हर पोस्ट पे महिलाएं या लड़कियां ज्यादा क्यों लग रही है, उसके पीछे कारण ये है, उनको पहला चीज तो ज्यादा स्वतंत्रता मिलता नहीं है। आज भी कितना ही बोल दे कि लड़का और लड़की समान है करके, आप कभी 12 बजे घूमकर घर जाइए, आपके घर वाले पूछने लग जाएंगे काकर संग रहेस, काबर गे रहेस, 12 बजे तक कहाँ रहेस। और एक लड़का, आपका खुद का भाई भी अगर 12 बजे आएगा तो कोई इसको पूछने वाला नहीं रहता। कारण, अब या तो लड़कियां घर का काम करेगी या तो पढ़ाई करेगी, ठीक है, पर लड़कों के पास ऐसा पाबंदी तो रहता नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत चलता रहता है। तो उसी में आपको याद रखना है, व्यापकता का मतलब क्या होता है, जब किसी बच्चे के हम शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों का क्या करते हैं, मूल्यांकन, ठीक है। जब कोई बच्चा आपके शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्ष का क्या करता है, मूल्यांकन, ठीक है। आपको अपना दिन याद आ गया क्या सर जी? बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मैं भी लड़का हूं और जाहिर सी बात है कि मैं भी स्कूल से आता था, कपड़ा चेंज करता था और तुरंत कहां पहुंचता था, ग्राउंड, ठीक है। पर हमारे घर में लड़कियों जैसा पाबंद था कि हम 7:30 के बाद घर से नहीं निकल सकते, ठीक है। आज मैं यहां पर हूं तो कभी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे अपने हिसाब से चले जाता हूं, बाहर रहता हूं तो। लेकिन अगर मैं आज भी घर गया तो 7:30 के बाद अपने दोस्तों से नहीं मिल पाता, ठीक है। हमारे घर का रूल थोड़ा सा खतरनाक था। हम पैदा भले लड़के हुए थे, पर हमारे घर डिस्ट्रिक्शन या कहना चाहिए रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा था। 7:30 के बाद नहीं निकलना है, मतलब नहीं निकलना है, ठीक है। मेरा 2 बैट जला हुआ है, बनना था क्रिकेटर, ठीक है, 2 बैट जला हुआ है मेरा। मुझे आज भी याद है, ठीक है, 12वीं का पेपर था, कल 12वीं का पेपर है और मैं अपने गांव के ग्राउंड में बैठकर मैच का कमेंट्री कर रहा हूं, क्योंकि बोलने का आदत शुरू से है, ठीक है, मजा आता है मैच देखने में। हालांकि अब के डेट में तो क्रिकेट खेलना और देखना छोड़ दिया हूं कुछ कारणों से, ठीक है। पर मुझे आज भी याद है कि कल मेरा 12वीं का पेपर था मैथ्स का और मैं ग्राउंड में कमेंट्री कर रहा हूं। मेरे पापा आए, गाड़ी लेकर बैठाए, घर ले गए और मस्त एक लंबा सा डंडा था बांस का, ठीक है, उसमें 2-4 बांस के डंडे से मेरा धुलाई हुआ अच्छे से, क्योंकि कल पेपर है और आप बैठ के क्या कर रहे हो, कमेंट्री, ठीक है। किस्मत तो ऐसा साथ दिया कि मैथ्स के उसी पेपर में सबसे ज्यादा नंबर आ गया, ठीक है। अगर धोखे से कम नंबर आता या कुछ ऐसा वैसा होता, कहना चाहिए कि देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके एक दिन पहले पढ़ने या ना पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपने डेली कितना प्रैक्टिस किया है उसके आधार पे आपका मैथ्स बनना है, ठीक है। और धोखे से उसी पेपर में सबसे ज्यादा नंबर आ गया, ठीक है। इसीलिए कोई बोलता है ना कि तुमने लास्ट बार मार कब खाया था, तो मैं बोलता हूं कि 12वीं पढ़ रहा था तब, ठीक है। आप लोग हो सकता है 5वीं 6वीं में लास्ट बार मार खाए होंगे, उसके बाद मार खाने का मौका ही नहीं लगा होगा, ठीक है। पर मुझे याद है कि मैंने लास्ट टाइम जो बांस के डंडे से मार खाया था, उसके बाद तो कभी मार खाने का मौका नहीं मिला घर वालों से। तो लास्ट टाइम वो 12वीं क्लास में खाने का मौका मिला था, पर वो सब हम छोड़ते हैं, ठीक है। याद रखना है, पहला हमने क्या देखा था कि एक क्या है, मूल्यांकन आपका सतत चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है, लगातार चलना चाहिए, ठीक है। हमें पढ़ाना था सर जी, इसीलिए आप टीचर बन गए। पता नहीं, वो सब आपका कहना चाहिए कि एक ऊपर वाला पहले ही डिसाइड कर चुका है कि आप कब, कहां, कैसे, कहां पर रहेंगे, वो पहले ही डिसाइड कर चुका है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं सच बताऊं, ठीक है, तो मेरा बैकग्राउंड है क्या, इंजीनियरिंग करने के बाद, ठीक है, मैं अभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, मतलब 12th तक था साइंस सब्जेक्ट, साइंस वाला था 12th तक मैं। उसके बाद मैं चला गया इंजीनियरिंग करने के लिए और इंजीनियरिंग करने के बाद अभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं एसएसटी का, ठीक है। अब चूंकि मैं संविधान पढ़ा रहा हूं एसएसटी का सब्जेक्ट, ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा है कि ये आपके सीडीपी का टॉपिक है और सीडीपी और मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं तो ये पढ़ाना है करके पहली बार पढ़ के आया हूं मूल्यांकन वाला टॉपिक, ठीक है। झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि और बाकी टीचर्स के पास टाइम नहीं था, सब अलग अलग सब्जेक्टिव हैं और एसएसटी पढ़ाता कौन है, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो मुझे मूल्यांकन के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जो ये व्यापकता का मतलब बता रहा हूं ये भी सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं, ये भी नहीं पता, ठीक है। पर आप लोगों को पढ़ाना है करके मुझे थोड़ा सा देख कर आना पड़ा, ठीक है।
अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं वो आप ही लोग बता पाएंगे। क्या व्यापकता का मतलब मैंने सही बताया है कि किसी बच्चे के शैक्षिक और सहशैक्षिक पक्षों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, व्यापकता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, चलो दूसरा आपका संख्यात्मक एवं वर्णात्मक स्वरूप। संख्यात्मक एवं वर्णात्मक स्वरूप कहने का मतलब ये है, ठीक है, कुछ कुछ सिस्टम हमने रूस से भी लिया हुआ है। यदि आप देखेंगे, गुड इवनिंग, यदि आप देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, संख्यात्मक एवं वर्णात्मक स्वरूप के बारे में कहने का मतलब मूल्यांकन के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के आपके इतने अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, कैसे याद रखना है, मूल्यांकन के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को आपने संख्यात्मक, ठीक है, कुछ बच्चों को आपने संख्यात्मक यानी कि टेस्ट लेके क्या कर दिया, उनका इवोल्यूशन अर्थात मूल्यांकन कर दिया। दूसरा, कुछ बच्चों को आपने कुछ ऐसी मॉक टेस्ट ले लिया, ठीक है, जैसे कि चलो बताओ कि आपके सुबह सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है और रात को सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है। अच्छा, एक चीज मैं बताने वाला था, भूल गया था। ठीक है, जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था तो राष्ट्रपति का क्रम क्या था, 15वां। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का क्रम क्या था आपका, उपराष्ट्रपति के क्रम के बारे में बात करूं तो यह था 14। यदि आपने 1-2 महीने पहले क्लास पढ़ा होगा तो राष्ट्रपति का क्रम था 15वां और उपराष्ट्रपति का क्रम क्या था आपका, 14वां था। लेकिन अब आपको याद रखना है कि आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का क्रम क्या हो चुका है, 15। क्यों? क्योंकि आपके 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़। अब कुछ दिनों पहले उन्होंने अनुच्छेद 67A के तहत क्या दे दिया है, राष्ट्रपति को लिखित रूप से क्या दे दिया है, त्यागपत्र। अब जब आप लिखित रूप से त्यागपत्र दे रहे हैं, ठीक है, जब आप लिखित रूप से त्यागपत्र दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अब आपके अगले जो उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, तो अब आपका दोनों क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पता है जी, मजाक कर रहा था। ठीक है, कैसे पहली बार पढ़ के पढ़ा दूंगा, मजाक कर रहा था उन लोगों को। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इतना भी सच नहीं बोलना था, नहीं पता है मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, अब मैं ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन, इवोल्यूशन, ठीक है, पता है इसके बारे में, पहली बार नहीं पढ़ रहा हूं या पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं। वो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोलता हूं कि अगर आप साइंस वाले हो तो पढ़ पाओ, ऐसा कर पाओ करके। ठीक है, केवल आपको मोटिवेट करने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी पता है इस टॉपिक के बारे में, आप लोगों को मोटिवेट रखने के लिए, पढ़ने के लिए ये सब करता रहता हूं। ठीक है, संडे के क्लास में बताया था। चलो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में, मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, अगला है आपका सुधारात्मक स्वरूप। ठीक है, ये सुधारात्मक स्वरूप किसके अंतर्गत आ रहा है, आपके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के अंतर्गत आ रहा है आपका। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे ही आपको किसी बच्चे के बारे में पता चला, ठीक है, जैसे ही आपको किसी बच्चे के बारे में पता चला कि हाँ ये बच्चे को ये दिक्कत हो रहा है करके, तो आपने उसकी समस्याओं का क्या किया, सुधारात्मक स्वरूप किया। अगला है आपका वैधता। ठीक है, उसके बाद है आपका विश्वसनीयता। विश्वसनीयता कहने का मतलब ये है, ठीक है, विश्वसनीयता कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जस्ट एग्जांपल के तौर पे, मुझे अगर क्लास का कोई बच्चा पसंद है, ठीक है, मुझे कोई क्लास का बच्चा पसंद है करके मैं उसे जबरदस्ती नंबर दे रहा हूं, ठीक है, उसी पेपर में कोई और टीचर ले रहा है तो वो नंबर कुछ और प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो आप जो भी काम करते हैं, जैसा भी करते हैं, वो पूरा क्या होना चाहिए, आपका विश्वसनीयता होना चाहिए। ठीक है, एक टीचर के बारे में आपने पढ़ा होगा, टीचर को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि अधिकतर आपको बता रहा हूं, जो मेल टीचर होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो पुरुष टीचर होते हैं वो लड़कियों को ज्यादा महत्व देते हैं, या फीमेल टीचर लड़कों को ज्यादा महत्व देते हैं, तो ये तो सरासर गलत है। ठीक है, सबके लिए समान भाव रखिए, सबके लिए समान सोच रखिए, चाहे वो क्लास में कोई लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, आपके लिए तो दोनों बराबर हैं, कोई आपके सोच में डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। दूसरा, एक शिक्षक का ये पहला क्वालिटी होता है, ठीक है, कि आपको क्या रखना चाहिए, दोनों के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। तो किसी भी कंडीशन में आपका विश्वसनीयता भंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कंडीशन में आपका विश्वसनीयता क्या नहीं होना चाहिए, भंग नहीं होना चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या चीज हो गया, क्या चीज के लिए सॉरी बोल रहे हो जी? ठीक है, चलो दूसरा चीज आपको याद रखना है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ। ये वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है सर? ठीक है, जैसे कि जस्ट एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, मनीष। ठीक है,
मनीष का मैंने कॉपी चेक किया और मनीष को मैंने दे दिया 10 में 10। मनीष का मैंने क्या किया, एक कॉपी चेक किया और उसको दे दिया 10 में 10। कुछ टाइम बाद कोई और टीचर चेक करता है तो उसका नंबर कितना आ गया, 10 में 9। कुछ टाइम बाद कोई और टीचर चेक करता है तो उसका नंबर कितना आ गया, 10 में 8। तो वस्तुनिष्ठता कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर किसी बच्चे का आप मूल्यांकन कर रहे हो, ठीक है, किसी बच्चे का आप मूल्यांकन कर रहे हो तो सबका सब क्या आना चाहिए, 10 में 10 आना चाहिए। अगर कोई टीचर 10 में 10 दे रहा है, कोई 10 में 10 दे रहा है, 10 में 9 दे रहा है, 10 में 8 दे रहा है, यानी कि आपकी वस्तुनिष्ठता भंग हो रही है। ठीक है, लगभग लगभग आपका विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता मिलता रहता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये कहता है, चलो ये तो पास पास का ही नंबर था, ठीक है, 9 और 8 तो पास ही पास का नंबर था। एक टीचर चेक किया 10 में 10 मिला, एक टीचर चेक किया 10 में 5 मिला, एक टीचर 10 में चेक किया तो 4 मिला, तो ये दोनों तो काफी गैप है ना। चलो 9 और 8 तो पास ही है, कोई भी टीचर चेक करेगा तो थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए। ठीक है, नहीं एमसीक्यू भी करवाऊंगा, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा के एमसीक्यू भी करवाऊंगा। ठीक है, ये टॉपिक पहले आप लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा रहा हूं, उसके बाद एमसीक्यू करवाऊंगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता कहने का मतलब ये है, जब कोई टीचर आपका चेक कर रहा है, ठीक है, जब कोई टीचर आपका चेक कर रहा है तो उस दरमियान के बारे में आपको याद रखना है कि किसी भी कंडीशन में अलग अलग मूल्यांकन का रिजल्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देवेश जी शायद उनके मोबाइल में कुछ दिक्कत होगा। ठीक है, यहां से तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, शायद उनके मोबाइल में कुछ दिक्कत होगा जहां तक। ठीक है, या उनको बोलिएगा कि संस्था का जो नंबर होगा उसमें कॉल करके एक बार पता करिए। ठीक है, अभी मेरा क्लास चल रहा है तो अभी मैं कमेंट देख रहा हूं, फिलहाल तो उनका कमेंट मुझे नहीं दिखा है। ठीक है, संस्था का जो नंबर होगा, नहीं थोड़ा टाइम हो चुका है, 15-20 मिनट हो चुका है स्टार्ट हुए सविता जी। ठीक है, ये क्लास चलेगा 15-20 मिनट और चलेगा अभी आपका। ठीक है, क्योंकि 8 बजे से फिर आपका क्लास होना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर आप देख पाएंगे विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ठीक है, तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन या आकलन में मुख्य रूप से शिक्षक, बाह्य परीक्षक, ठीक है, बाह्य परीक्षक की अपेक्षाओं शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ठीक है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहने का मतलब क्या है, एक टीचर सबसे अच्छे तरीके से ब्लॉक करवाए थे सर मॉर्निंग में, अरे यहां से कोई ब्लॉक ही नहीं किया है। ठीक है, हम अपने ही बच्चों को क्यों ब्लॉक करेंगे, यहां से कोई ब्लॉक वॉक नहीं किया है। ठीक है, सुबह ऐसा बोले थे क्या कि ब्लॉक वॉक कर दिए हैं करके, सुबह ऐसा कोई कुछ बोला था क्या कि ब्लॉक कर दिए हैं करके, हम अपने ही पढ़ने वाले बच्चों को नहीं करेंगे ब्लॉक। ठीक है, आप सब रेगुलर स्टूडेंट हो, आप लोगों को नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है, तो देखो विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहने का मतलब यह है, एक टीचर को अच्छे से पता रहता है कि मेरे बच्चों का कमजोरी क्या है। ठीक है, एक टीचर को अच्छे से पता रहता है कि मेरे बच्चों की क्षमताएं क्या है। जैसे कि आपको क्या लगता है, मैं जब आखिरी के 3 दिन में संविधान का क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, आखिरी के 3 दिन में जब मैं संविधान का क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, तो वहां पर आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जहां पर आप लोग हमेशा फंसते हो। अब मैं आपको पूछ दिया, ठीक है, कि भारत के 15 राष्ट्रपतियों का नाम बताओ, मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, वो बच्चे अगर सीक्वेंस वाला प्रश्न पूछ देता है तो एक भी बच्चा प्रश्न गलत नहीं करेगा। मैंने राष्ट्रपति के 15 नाम, उपराष्ट्रपति के 15 नाम, प्रधानमंत्रियों के नाम, राज्यपाल के नाम इतने बार बताए हैं आपको, मैनी टाइम बताए हैं कि आप लोग बिल्कुल गलत नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो बच्चों की क्षमताओं को बेहतर जानता है कौन, एक टीचर, उनकी कमजोरियों को अच्छे से जानता है। ठीक है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषताएं, तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आ चुका है क्या, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, अगला टॉपिक आपका क्या आ चुका है, सतत और व्यापक मूल्यांकन आ चुका है। सर सीजीटेट पेपर 2 के लिए है ना, बिल्कुल सीजीटेट पेपर 2 के लिए है। ठीक है, ये मूल्यांकन वाला टॉपिक देख के ना सब बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, कि सर सीडीपी का तो क्लास नहीं है। ठीक है, यूनिट नंबर 13 देखोगे बेटा आप, एसएसटी का जो पेडागोजी दिया हुआ है उसमें मूल्यांकन वाला भी एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो सतत एवं मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवॉल्वेशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवॉल्वेशन। ठीक है, नहीं अभी हम एसएसटी के अंतर्गत, ठीक है, यूनिट नंबर 13 में आप देखोगे, ठीक है,
सिलेबस नहीं देखते क्या जी आप लोग? कैसे ऑनलाइन वाले? यूनिट नंबर 13 देखोगे ना, जहां पर लिखा हुआ है आपका शैक्षणिक मुद्दे, ठीक है, ये यूनिट नंबर 13 जिसमें आपका लिखा हुआ है शैक्षणिक मुद्दे, पेडागोजिकल इश्यूज, इसमें आपका टॉपिक दिया है सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, कक्षा कक्षा की प्रक्रिया एवं गतिविधि, सामाजिक अध्ययन की समस्या, प्रयोजना कार्य और मूल्यांकन। तो हमने आपका क्लास स्टार्ट किया है मूल्यांकन से, ठीक है, नहीं सीडीपी नहीं है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा स्वाति जी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां पर सतत का मतलब क्या होता है, ठीक है, सतत का मतलब याद रखना है नियमित तथा सतत रूप से बालक की निगरानी, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो, ठीक है। सतत, कंटिन्यूअस को ही आप क्या बोलते हो? सतत बोलते हो, ठीक है। कंटिन्यूअस को ही आप क्या बोलते हो? सतत बोलते हो। तो याद रखना है, जो आप बच्चे का डेली निगरानी रखोगे, नियमित रूप से लगातार करोगे बच्चे का निगरानी, उसको हम क्या कहते हैं? सतत। दूसरा, व्यापक का मतलब मैंने क्या बताया था, ठीक है, कुछ टाइम पहले जब हमने मूल्यांकन का विशेषता पढ़ा था, तो उसमें व्यापक का मतलब आप लोगों को क्या बताया था, ठीक है, एक बताया था शैक्षिक और सहशैक्षिक, ठीक है। जब आप बच्चे के स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक दोनों पक्षों को लेकर मूल्यांकन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यापक, ठीक है। और मूल्यांकन आपका कहां पर होता है? अंत में परिणाम देखने के लिए, ठीक है। वो तो आपको पता है कि मूल्यांकन 3 प्रकार के होता है। पहला रचनात्मक, आप पर डे जो टेस्ट ले रहे हैं, पर डे किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको रचनात्मक कहते हैं, ठीक है। उसी बीच आपको कुछ पता चला बच्चे के कमजोरी के बारे में, तो आपने उसका निदान किया, वो आपका निदानात्मक मूल्यांकन हो गया। उसके बाद साल के अंत में जो आप पेपर लेते हैं, वो भी मूल्यांकन का एक तरीका है, ठीक है। तो एकदम कॉमन सा चीज है। सतत मतलब क्या हो गया? लगातार, आप लगातार किसी बच्चे के बारे में देखते हैं, लगातार उसके बालक के बारे में निगरानी करते हैं, उसके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत है? सतत। दूसरा, व्यापक का मतलब क्या है? जब आप किसी बच्चे के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? व्यापक, ठीक है, यानी कि कंप्रीहेंसिव। तीसरा, अगर मैं बात करूं मूल्यांकन, तो अंत में जो परिणाम देखेंगे वही क्या रहेगा? आपका मूल्यांकन रहेगा। अंत में डिसाइड आपके कोशिशों से नहीं, आपके रिजल्ट से होगा, ठीक है। आप दिन रात पढ़ रहे हो, मर मर कर थ्योरी क्लास देख रहे हो, एमसीक्यू क्लास देख रहे हो, किसको फर्क पड़ता है? अगर शिक्षक भर्ती आया, लिस्ट में आपका नाम नहीं रहा, तो कई लोग बोलने लग जाएंगे, दिन भर तो देखत रहे आखिर घड़ी आके देखे नहीं है इस और पढ़ूं कथस, ऐसा लोग बोलते हैं। पर मैंने पहले ही कहा है, कान से खून निकल जाए, ठीक है, लोगों का बात सुनते सुनते खून निकल जाए कान से, पर कोशिश करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में खुद कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। तो बिल्कुल लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। बस ये आखिरी पॉइंट, फिर इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। सतत आकलन के प्रकार, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक रचनात्मक और एक योगात्मक, ठीक है। जैसे कि आपके सहशैक्षिक पक्ष, यानी कि आप जैसे कि एनएसएस करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, ठीक है, स्काउट गाइड करते हो, पेंटिंग करते हो, ये सब आपके सहशैक्षिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कि आप शैक्षणिक सत्र के बाहर कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, फॉर्मेटिव का परसेंटेज कितना रहता है, अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखना है फॉर्मेटिव का मतलब क्या समझ गए? जो पर डे आप किसी बच्चे का इवोल्यूशन, पर डे किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो, इसका परसेंटेज रहता है 40, और समेटिव का परसेंटेज रहता है आपका 60, ठीक है। कारण समेटिव मतलब वर्ष के अंत में आप कर रहे हो, ठीक है। होगा इसके पहले एक बायोलॉजी का एमसीक्यू हुआ है, सुशीला जी, उसको देखिएगा, ठीक है। इसके पहले आपकी बायोलॉजी का हुआ, उसको देखिएगा। गुड इवनिंग। रोज हमारा क्लास 6 बजे होता है, ध्यान रखना है आपको। अगला मैं बात करूं फॉर्मेटिव और समेटिव के बारे में, ठीक है। अगला मैं बात करूं फॉर्मेटिव और समेटिव के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है इनका अनुपात कितना होता है। पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है 2:3। कैसे 2:3 होता है सर? तो फॉर्मेटिव का परसेंट कितना होता है बेटा? 40%। समेटिव का कितना होता है सर? तो 40-60%। तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। तो चाहे पेपर में 40 अनुपात आपका 60 दे या 2:3 दे, ठीक है। तो याद रखना है सतत और व्यापक मूल्यांकन आपके जो रहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक रचनात्मक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव, पर डे जो आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो अलग अलग तरीके से,
ठीक है। दूसरा आपका क्या है, योगात्मक, यानी कि वर्ष के अंत में कर रहे हो, जैसे कि आप बोर्ड का पेपर ले रहे हो, ठीक है, या किसी भी एग्जाम के लिए कोई पेपर ले रहे हो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ईसा का मैसेज दिख रहा है अब, फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है यहां पर, ठीक है। यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। एक बार संस्था के नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ लीजिएगा अगर ऐसा कुछ दिक्कत होगा तो। अगला है आपका मूल्यांकन की विधि, ठीक है। तो मूल्यांकन की क्या क्या विधियां होती हैं, तो मूल्यांकन की विधि के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। पहला है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहने का मतलब ये है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा एक ही मैथ को, ठीक है, या एक ही प्रश्न को लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि चलो आप राष्ट्रपति के बारे में लिखिए 10 लाइन करके, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में आप 10 लाइन लिखिए बोलूंगा, तो अगर मेरी क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो 10 अलग अलग तरीके के सोचेंगे, 10 बच्चों का सोच अलग अलग तरीके से रहेगा, 10 के 10 अलग अलग तरीके से लिखेंगे अगर मैंने उनको राष्ट्रपति के बारे में नहीं पढ़ाया है तो, ठीक है। और जो बच्चा मेरी क्लास पढ़ लिया है, जो बच्चा मेरा क्लास देखा है, उनका कॉपी आप देख लेना, उन 10 के कॉपी में एक जैसा दिखेगा, ठीक है। तो जो विभिन्न प्रकार के आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, साक्षात्कार, आपका इंटरव्यू, व्यक्तिगत अध्ययन, एक एक बच्चे के बारे में जब हम पता करते हैं तो वहां से पता चलता है, ऑब्जर्वेशन की बच्चे का पर डे का ग्रोथ क्या है, कैसा वो कर रहा है, और सेल्फ रिपोर्ट यानी कि आत्म प्रतिवेदन। तो ये मूल्यांकन की विधियां हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो कम से कम ये विधियों को याद रख के जाना है। पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है, पेपर में कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विधि नहीं है। ऑप्शन 1 मनोवैज्ञानिक परीक्षण, 2 आपका साक्षात्कार, 3 आपका व्यक्तिगत अध्ययन, चौथा प्रेक्षण जिसे आप ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और 5वां आपका आत्म प्रतिवेदन, ठीक है। तो ये मूल्यांकन की 5 विधियों को केवल नाम एटलीस्ट देख के जाना है। पहला है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, दूसरा आपने देखा साक्षात्कार, ठीक है, तीसरा है आपका व्यक्तिगत अध्ययन, चौथा है आपका प्रेक्षण, और 5वां है आपका आत्म प्रतिवेदन, ठीक है। तो इतना कम से कम आपको देख के जाना है दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम एमसीक्यू की ओर आते हैं। कल का हमारा एमसीक्यू बचा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा एक क्लास में और लूंगा आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बचा हुआ है इस टॉपिक का, ठीक है। बिल्कुल जितने भी बच्चे अभी तक पंचायती राज के इसी बुक से नहीं जुड़ पाए हैं, बिल्कुल जुड़िएगा पंचायती राज के इसी बुक से। पंचायती राज के इसी बुक को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बताया है कि एक टॉपिक आपको पढ़ना है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, दूसरा पढ़ना है पंचायती राज का इतिहास, उसके बाद आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम वाला चैप्टर, ग्राम सभा वाला चैप्टर, सामान्य क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए, और ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। और इसके अलावा जो जो समिति मैंने बताया है, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव मेहता समिति, गॉडगिल समिति, भूरिया समिति, इन समितियों को पढ़ लेना एक बार, ठीक है। मुश्किल से 5 से 6 टॉपिक पढ़ना है। अभी यदि आप इसके साथ जुड़ते हैं तो बिल्कुल आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट आउट करने का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। काफी बड़ा बना हुआ है ये पंचायती राज का ई बुक, तो इसको देखकर घबराना मत, ठीक है। आपके काम का केवल 5 टॉपिक है। पहला पंचायती राज का इतिहास, दूसरा क्या पढ़ना है इस ई बुक से, 73वां संविधान संशोधन पढ़ना। हर एक टॉपिक के बाद मैंने एमसीक्यू भी दिया है, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ लेना जो पंचायती राज की समितियां हैं वो पढ़ लेना, पंचायती राज की समिति के बाद ग्राम सभा पढ़ लेना, और ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों की स्थापना, मतलब पंचायतों की गठन के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो मुश्किल से मुश्किल ये 5 से 6 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो तो बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की ओर, ठीक है। कल हमने एमसीक्यू कर लिया था, ठीक है। चलो आज अगला प्रश्न हम देखते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है। ऑप्शन ए छात्रों को श्रेणी देना, बी छात्रों की प्रगति का आकलन करना, सी शिक्षकों का मूल्यांकन करना, और डी छात्रों को दंडित करना। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। लूंगा, ठीक है। आखिरी के 3 क्लास संविधान और पंचायती राज का लूंगा, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा पेडागोजी पढ़ा देता हूं। ये एसएसटी पेडागोजी का क्लास चल रहा है, ठीक है। लास्ट के 3 दिन में संविधान और इसका करवाऊंगा, ठीक है। चलो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है। छात्रों को श्रेणी देना, ये तो बिल्कुल मूल्यांकन है। छात्रों की प्रगति का आकलन करना, यह भी है। शिक्षकों का मूल्यांकन करना, छात्रों को दंडित करना, ठीक है, ये आपके मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है।
आप सभी को मैं बता दूं, अगर एक बच्चा आपके क्लास में फेल होता है तो वो बच्चे की नहीं बल्कि टीचर की गलती मानी जाएगी। ठीक है, सुनकर थोड़ा सा हंसी आएगा। अगर एक बच्चा फेल हो जाता है, वो घर में जाके नहीं पढ़ता, दिन भर खेलता है, तो वो उसकी नहीं आपकी गलती मानी जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर बच्चों को किसी भी प्रकार से दंडित नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है, तो छात्रों को दंडित करना। अगला प्रश्न, मूल्यांकन के परिणाम क्या होते हैं? ठीक है, छात्रों की प्रगति का आकलन, छात्रों को श्रेणी देना, शिक्षकों का मूल्यांकन, या सभी उपरोक्त सभी। ठीक है, मूल्यांकन के परिणाम क्या होते हैं पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइए मूल्यांकन के बारे में, मूल्यांकन के परिणाम क्या होते हैं? तो याद रखना है, छात्रों की प्रगति का आकलन करना, बिल्कुल, छात्रों को श्रेणी देना, शिक्षकों का मूल्यांकन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सभी उपरोक्त हो जाएगा। और बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर भी आ चुका है, डी वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अगला, निर्माणात्मक या कहे निदानात्मक मूल्यांकन का उपयोग कब किया जाता है? परीक्षा के समय, कक्षा में, पूरे शैक्षिक सत्र में, या कभी नहीं। ठीक है, निर्माणात्मक, निदानात्मक या डायग्नोस्टिक वही है आपका, क्योंकि हमने 3 तरीके का मूल्यांकन पढ़ा है, रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव, योगात्मक यानी कि समेटिव, और तीसरा होता है आपका डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक, निर्माणात्मक। तो ये जो निदानात्मक मूल्यांकन है, इसका उपयोग हम कब करते हैं? पूरे शैक्षिक सत्र के दौरान। भैया आपको तो पूरे साल पता चलेगा ना कि कोई बच्चा क्या गलती कर रहा है, उसमें क्या सुधार करना है, ये तो आपको पूरे वर्ष पता चलता रहेगा। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, यातायात परिवहन आरक्षक का ये पोस्ट आया है, जिसकी क्लासेस साध्य पीएससी एकेडमी में चल रही है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने बच्चों ने अब तक लाइक नहीं किया है, बिल्कुल लाइक कर दीजिए। अब तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको रोज ऐसे ही एमसीक्यू मिलता रहे। अगला, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, समेटिव आपका इवोल्यूशन का उपयोग कब किया जाता है? क्या आप समेटिव मूल्यांकन, ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग कभी नहीं करते? ठीक है, क्या पूरे शैक्षणिक सत्र में करते हो, क्या कक्षा में करते हो? नहीं, बल्कि वर्ष के अंत में। ठीक है, वर्ष के अंत में आप जब परीक्षा के समय करोगे, उसको हम क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इतना सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसे से क्वेश्चन करवाऊंगा कि हूबहू ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। निदानात्मक मूल्यांकन का उपयोग कब किया जाता है? क्या छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए, पूरे शैक्षणिक सत्र में, कक्षा में और परीक्षा के समय। अब देखो, कुछ टाइम पहले हम निदानात्मक मूल्यांकन को क्या टिक कर रहे थे? पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान। ठीक है, लेकिन बेटा वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि निदानात्मक यानी कि पहले तो आपको छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना है। क्या पता करोगे? छात्रों की कमजोरियों का पता लगाओगे कि पूरे शैक्षणिक सत्र में लोगे, कि कक्षा में लोगे, कि परीक्षा के समय लोगे। चलो इसका आंसर बताइए। ये बड़ा ही बेहतरीन सा प्रश्न है आपका। ठीक है, चलो इसका आंसर आप लोग क्या लेते हैं मैं देखना चाहता हूं। जितने भी बच्चे हैं, इसका आंसर आप लोग क्या लेते हो मैं देखना चाहता हूं। चलिए इसका आंसर आप लोग क्या लेते हो? ठीक है, देखो अगर एक्यूरेट आंसर के साथ जाओगे, ठीक है, तो निदानात्मक अर्थात डायग्नोस्टिक का मतलब ही क्या होता है? अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं दिया रहता, अगर हमारे पास डी ऑप्शन नहीं देता बेटा, तो भले हम सी के साथ जाते। ठीक है, क्योंकि आपका निदानात्मक मूल्यांकन तो पूरा चलता रहता है, साल भर चलता रहता है। पर एक्यूरेट यदि देखोगे, जैसे कि मैं आपको बोल दूं, आप पर डे किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो तो किसके अंतर्गत आएगा? रचनात्मक मूल्यांकन। लेकिन पर डे करके नहीं दिया है तो बिल्कुल आप इसके साथ जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डी वाले बच्चों का आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन के लिए कौन जिम्मेदार है? बताओ कौन कौन जिम्मेदार है मूल्यांकन के लिए? शिक्षक, छात्र, अभिभावक या सभी उपरोक्त? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कमजोरियों का पता करते हैं निदानात्मक में। ठीक है, चलिए तो मूल्यांकन के लिए कौन जिम्मेदार है? शिक्षक भी जिम्मेदार है, छात्र भी है और अभिभावक भी जिम्मेदार है। ठीक है, भले ही ये आपका जितना भी आपका एक्ट वगैरह आया है, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी बच्चे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, पर एक्चुअल में यदि देखोगे तो किसी बच्चे के कमजोर होने के लिए, ठीक है, पहला
तो शिक्षक जिम्मेदार है। क्यों? अगर शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है तो बच्चा पढ़ेगा कैसा? दूसरा, छात्र खुद जिम्मेदार है, और तीसरा, अभिभावक खुद जिम्मेदार है। तो आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है। जब कोई पालक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है तो वो उसको बैठा के डेली नहीं पढ़ाता। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में फीस नहीं देना पड़ता। लेकिन उसी बच्चे को अगर 5,000 रुपए महीना देना पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि साल का 60,000 रुपए दे के पढ़ा रहा है, तो गाड़ी दे के बैठा ही कि चल पढ़, मैं इतना इतना फीस देवत हूं, ठीक है, चल पढ़, मैं इतना इतना फीस देवत हूं, ऐसा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी तो जिम्मेदार है ना। भैया, आप बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ और डेली उसको आप बैठा के पढ़ाओ, एक बच्चा कैसे आगे नहीं निकलेगा, मैं आपको फिर देखता हूं वहां पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोग सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हो, मेरे ख्याल से मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूं, ठीक है। हमारे माँ बाप को जितना पढ़ाना था, ठीक है, अब एकदम 12वीं पढ़ते तक तो किसी के माँ बाप नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। पर देखो, जहां तक पढ़ा पाना पॉसिबल था, बिल्कुल हमारे मम्मी और पापा ने पढ़ाया। भले ही हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, ठीक है, हो सकता है हमारी मम्मी पेंसिल पकड़ के दूसरी तीसरी तक हम लोगों को लिखना पढ़ना, या पापा पढ़ना लिखना सिखाए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपके अभिभावक भी पूरी तरीके से क्या है, जिम्मेदार हैं। अगला, मूल्यांकन का महत्व क्या है, ठीक है। तो मूल्यांकन का महत्व क्या है? छात्रों की प्रगति का आकलन करना, बिल्कुल। छात्रों की श्रेणी देना, बिल्कुल। शिक्षकों का मूल्यांकन करना, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मूल्यांकन के प्रकार क्या क्या है सर? ठीक है, तो याद रखना है बेटा, मूल्यांकन आपका 3 प्रकार से होता है। एक होता है निर्माणात्मक या वही निदानात्मक, डायग्नोस्टिक। दूसरा आपका योगात्मक। तीसरा आपका, सॉरी ये कुछ मिस्टेक है, रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक, ठीक है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 3 प्रकार का हमने मूल्यांकन पढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न, ठीक है, मंडी उपनिरीक्षक, इसका भी पोस्ट का डेट जारी कर दिया गया है व्यापम के द्वारा, बिल्कुल क्लासेस चल रही है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, पजर्रा पड़ेगी जी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मूल्यांकन क्या है? तो छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना है क्या? नहीं। क्या छात्रों को श्रेणी देना, छात्रों का परीक्षण करना? आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों की प्रगति का क्या करना? आकलन करना, ठीक है। चलो इसको बताओ, मूल्यांकन की विशेषता क्या है? मूल्यांकन की विशेषता क्या है? बताओ, मूल्यांकन की विशेषता क्या है? यह एक गतिविधि है, यह एक उद्देश्य है, यह एक परिणाम है, यह एक प्रक्रिया है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर बताइए, मूल्यांकन की विशेषता क्या है? ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। याद करो, ठीक है, जितना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सीजी टेट का, ठीक है, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था, ठीक है, जस्ट कुछ समय पहले ही जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था, तो वहां पर आपको मैंने विशेषताओं के बारे में बताया था। इसके बारे में बताया था, विशेषता। ए दे यहां पर बताया हूं विशेषता में, ठीक है, बिल्कुल प्रश्न इधर उधर नहीं होगा, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये थ्योरी पढ़ाया था और ये आपके सीजी टेट 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजी टेट 2017 का क्या है आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यदि यहां पर आप देखोगे तो सीजी टेट 2017 का क्या है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। आपने जो देखा मूल्यांकन की विशेषता वाला प्रश्न, ठीक है, तो ये क्या है आपका सतत चलने वाला प्रक्रिया है, ठीक है। ये सीजी टेट आपके 2017 का प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, ठीक है, मूल्यांकन की विशेषता क्या है? क्या यह वस्तुनिष्ठ होता है? क्या यह व्यक्तिपरक होता है? यह दोनों होता है? यह ना तो वस्तुनिष्ठ होता है और ना ही व्यक्तिपरक होता है? चलो बताओ, मूल्यांकन की विशेषता क्या है? इसको अगर गलत किए बहुत मार खाओगे ऑनलाइन। अगर कोई बच्चा इसका आंसर गलत किया
तो बहुत मार खाएगा। ठीक है, देखो मैंने मूल्यांकन का जो जो विशेषता बताया था उसमें आपका वस्तुनिष्ठ भी शामिल है। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब क्या है, जब एक ही बच्चे का पेपर अलग अलग टीचर चेक कर रहा है तो नंबर अलग अलग नहीं आना चाहिए। दूसरा, हम व्यक्तिगत रूप से भी तो किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यह दोनों। ठीक है, चलो ये आपका आज का आखिरी प्रश्न, मूल्यांकन की विशेषता क्या है। यह व्यापक होता है, यह सीमित होता है, यह दोनों होता है, यह ना तो व्यापक होता है और ना ही सीमित होता है। चलो आज का ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, कल की क्लास में मैं क्या करूंगा, ठीक है, आप लोगों को एमसीक्यू का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक का थ्योरी तो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल मैं इसके कुछ कूट वाले प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, मूल्यांकन की विशेषता क्या है, तो बिल्कुल यह क्या होता है, व्यापक होता है। ठीक है, तो कल बिल्कुल इसके मैं क्या करवाऊंगा, आपको कूट वाले प्रश्न करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, कल का क्लास में और लूंगा। ठीक है, और कल हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लाया तो आज ही था पर अगले क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है, लाया तो मैं आज ही था क्वेश्चन पर अगले क्लास का टाइम हो रहा है, तो अभी का क्लास ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, कल कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 12 घंटा बोल के कैसे बंद कर दिए हो करके, क्योंकि इसके बाद 8 बजे से आपका अगला क्लास होना है, और अगला क्लास कौन लेते हैं, मनीष सर। ठीक है, इसी बीच आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि सीडीपी, जिसमें आपका सी टेट और सीजी टेट, इसके अलावा सी टेट चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, पेपर 2 में आपका एसएसटी हो या सोशल साइंस हो, ठीक है, बिल्कुल हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये सारा ई बुक अवेलेबल है। दिख रहा है कनेश्वरी जी, आपका कमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। इसके अलावा अभी तक आपने यदि साध्य पीएससी एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जितना भी मैं एमसीक्यू करवा रहा हूं ये सारा एमसीक्यू आपकी एप्लीकेशन पर डलने वाला है। तो बिल्कुल जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब सीधा 8 बजे होगा आपका अगला क्लास एसएसटी वाले बच्चों का। ठीक है, तो बिल्कुल सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 बाल विकास सीडीपी जितने भी आपके ई बुक है सबके ई बुक आपको साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेंगे। चाहे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना हो, थ्योरी पढ़ना हो, जो भी है सारा चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आज का क्लास हम यहीं तक कवर करेंगे। बिल्कुल आप ऐसे ही वीडियो के लिए साध्य पीएससी एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। थैंक यू।